वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 12th चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 12.4 व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड दियर सराउंडिंग्स। अब कितने तरीके के इंटरैक्शंस ऑर्गेनिजम्स और उसकी सराउंडिंग के बीच में होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। In Curiosity Grade 7, you have learned about how plants and animals need air, water, soil and sunlight to grow. अब Curiosity Grade 7 में आपने ये सीखा है कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। जैसे प्लांट और एनिमल दोनों को ही वाटर चाहिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द बायोटिक कम्युनिटी डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज एबायोटिक कॉम्पोनेंट फॉर दियर सर्वाइवल। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या हम कह सकते हैं जो बायोटिक कम्युनिटी है वो डिपेंड करती है नॉन लिविंग थिंग पे। नॉन लिविंग थिंग क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। यानी जो बायोटिक कम्युनिटी है वो एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करती है सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। इसी तरह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स उनके फूड हैं। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एनिमल खाते हैं। जैसे पिचर प्लांट होता है ना, वो क्या करता है? इंसेक्ट खाता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड है, रेस्पिरेशन के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? यही प्लांट्स रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन उनको मिलती है। रिप्रोडक्शन का हमने देखा कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में मदद करते हैं। तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होके जब कार्पेल पे जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, जो फ्लावर है वो फ्रूट में बदलेगा, उस फ्रूट के अंदर सीड होगी, उस सीड से और नए प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन में भी मदद हो रही है। तो ये होता है। खैर ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में देखेंगे। दीज आर इंटरैक्शंस अमंग द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। अब ये जो इंटरैक्शन हुआ प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे? भाई प्लांट और एनिमल दोनों ही बायोटिक है, तो हम कहेंगे बायोटिक कॉम्पोनेंट के बीच में होने वाला इंटरैक्शन। बोथ टाइप ऑफ इंटरैक्शंस among biotic components and between biotic and abiotic components are important for survival in any habitat। अब ये दोनों तरीके की जो इंटरेक्शन है, यानी एक तो जो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स के बीच में है, एनिमल एनिमल के बीच में हो गया, प्लांट और एनिमल के बीच में हो गया, प्लांट और प्लांट के बीच में हो गया, यानी जिन दो के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो दोनों ही बायोटिक हो, तो ये बायोटिक कॉम्पोनेंट का इंटरेक्शन हो गया। या फिर वो इंटरेक्शन जो बायोटिक और एबायोटिक कॉम्पोनेंट के बीच में है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को वाटर की जरूरत है, तो प्लांट और एनिमल ये तो बायोटिक हो गए, लेकिन जो वाटर है वो एबायोटिक है, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, तो ये दोनों तरह का जो इंटरेक्शन है वो किसी भी हैबिटेट में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अभी साइड में आपको इमेज बनी हुई है बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे फिश है, फिश को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, तो फिश बायोटिक है, वाटर एबायोटिक है। इनका इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं? यानी वाटर की वजह से ही जिंदा रह पा रही है। इसी तरह से ये जो फ्रॉग है जो कि बायोटिक है, ये कोई इंसेक्ट को खा रहा है, ये भी बायोटिक है, तो बायोटिक और बायोटिक के बीच का इंटरेक्शन हो गया। सनलाइट पड़ रही है, तो सनलाइट क्या है? एबायोटिक है, नॉन लिविंग है, और इसका जो यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स वो बायोटिक है। इसी तरह जो बर्ड है वो हवा में उड़ रही है, किस वजह से? क्योंकि एयर प्रेजेंट है। एयर क्या है? एबायोटिक है। अगर एयर ना हो तो बर्ड फ्लाई नहीं कर सकती। तो इस इमेज के अंदर ये दिया हुआ है। लुक एट फिगर 12.5 एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई इंटरेक्शंस अमंग बायोटिक कॉम्पोनेंट्स एंड बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स बेस्ड ऑन योर लर्निंग टिल नाउ। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कई सारे एग्जाम्पल। जैसे फिश और वाटर के बीच का इंटरेक्शन को आप क्या कहोगे? कि इंटरेक्शन है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। वही फ्रॉग और इंसेक्ट दोनों ही बायोटिक हैं, तो अमंग बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्शन हो गया। एक्टिविटी 12.4 लेट अस रिलेट एंड आइडेंटिफाई। चलिए रिलेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, यानी पहचानते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन क्राइटेरिया आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स शोन इन फिगर 12.5। तो नीचे जो आपको क्राइटेरिया दिया है उसकी बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, और उसको डिस्क्राइब करना है, यानी पहचानो और बताओ कि कैसा इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। तो चलिए देखते हैं क्राइटेरिया नंबर 1, इंटरेक्शंस बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो क्राइटेरिया नंबर 1 के अंदर उन इंटरेक्शंस की बात होगी जो एबायोटिक और बायोटिक के बीच में है। एबायोटिक मतलब एक आपको नॉन लिविंग वाला मिल जाएगा और बायोटिक यानी एक लिविंग वाला मिल जाएगा। इसके बीच का इंटरेक्शन आपको दिखेगा, यानी ये एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे होंगे। These may influence life processes like nutrition, respiration and reproduction in biotic components। तो ये जो इंटरेक्शन है ये इन्फ्लुएंस करता है जो प्रोसेस है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल
अब ये बात आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं। तो वो जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो सनलाइट क्या है? नॉन लिविंग है, एबायोटिक है। और जो प्लांट है वो बायोटिक है, लिविंग है। तो जो प्लांट है उसको सनलाइट की जरूरत पड़ रही है न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए। तो ये एबायोटिक और बायोटिक इंटरेक्शन हो गया कि नहीं? न्यूट्रिशन के लिए कि अगर सनलाइट ना हो तो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएंगे। इसी तरह अगर रेस्पिरेशन की बात कर लें तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी में एनर्जी बनती है, उसमें ब्रीदिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे हम सांस लेते हैं तो वही जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, फिर वो फूड के साथ मिलकर एनर्जी निकलती है, तो ये रेस्पिरेशन होता है प्रोसेस। इसको पहले मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो एयर क्या है? एबायोटिक है। और ह्यूमन या एनिमल या प्लांट जो भी रेस्पिरेशन कर रहा है वो लिविंग है। तो ये इंटरेक्शन हो गया। इसी तरह से रिप्रोडक्शन हो गया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने अंडे जो है वो पानी पे देते हैं। अगर पानी ना हो तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, वो अंडे कहाँ देंगे? तो मतलब रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर की जरूरत है जो कि एबायोटिक है। तो ये क्राइटेरिया नंबर 1 हो गया। इसको भी हम देखेंगे एग्जाम्पल से तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। क्राइटेरिया 2, इंटरेक्शन बिटवीन टू एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, दीज में इन्फ्लुएंस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हैबिटेट। अब यहां पर हम 2 एबायोटिक कॉम्पोनेंट के बीच का इंटरेक्शन देखेंगे। अब ये जो इंटरेक्शन है वो इन्फ्लुएंस करेगा उस हैबिटेट की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे वहां गर्मी ज्यादा होगी कि सर्दी ज्यादा होगी, वो ड्राई एरिया होगा, सूखा होगा कि नमी वाला पानीदार एरिया होगा। इसी तरह से और भी बहुत कुछ। क्राइटेरिया 3, इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। तो क्राइटेरिया 3 के अंदर बायोटिक कॉम्पोनेंट्स के अमंग जो इंटरेक्शन होगा, यानी यहां पर दोनों ही लिविंग होंगे, इनके बीच जो इंटरेक्शन होगा वो क्राइटेरिया 3 के अंदर आएगा। These may influence the availability of resources needed for life process like nutrition, respiration and reproduction. अब ये जो इंटरेक्शन है ये इन्फ्लुएंस करेगा रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, यानी जिनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है वो दोनों ही लिविंग है, दोनों ही बायोटिक है। तो इन दोनों को ही न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इस इंटरेक्शन से रिसोर्स की अवेलेबिलिटी डिसाइड होगी। जैसे मान लो कोई इंसेक्ट है पानी के अंदर, उसके पास फूड है और वो बढ़िया से हाथ धो के तैयार है कि चलो आराम से नाश्ता करते हैं। लेकिन अचानक से एक फिश आती है और उसके खाने को लेके भाग जाती है और खा लेती है। अब यहां पर क्या हुआ? वो फूड जो पहले इंसेक्ट को अवेलेबल था अब नहीं रह गया है। इसी तरह से वो फिश जिसके पास फूड नहीं था लेकिन अब फूड मिल गया है, उसने खा लिया है। तो ये रिसोर्स की अवेलेबिलिटी का मामला हो गया कि नहीं, कि पहले जिसके पास था अब नहीं रह गया है, पहले इसके पास नहीं था अब उसके पास हो गया है। ये क्यों हो पाया है? क्योंकि फिश और इंसेक्ट का इंटरैक्शन हुआ है, फिश ने इंसेक्ट का खाना ले लिया है। अब इसी तरह से रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन में भी बायोटिक कॉम्पोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। कई सारे एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। रिलेट योर लर्निंग विद योर ऑब्जर्वेशंस। तो अपनी लर्निंग को आप रिलेट करो ऑब्जर्वेशन से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 12.3 एट द एप्रोप्रिएट प्लेस। अब जो ऑब्जर्वेशन आपको हो रहा है, मान लो कोई चीज आपने अपने आसपास होते हुए ऑब्जर्व की, तो वो जो इंटरेक्शन आपने ऑब्जर्व किया वो किस क्राइटेरिया के अंदर आएगा? तो जिस क्राइटेरिया में आ रहा है उसको रिकॉर्ड करो। टेबल 12.3 इज फिल्ड विद एग्जाम्पल्स फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ पर फिल है, बाकी और भी आप फिल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं टेबल 12.3, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स इन अ हैबिटेट। क्राइटेरिया 1, इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। तो बायोटिक और एबायोटिक के बीच का जो इंटरेक्शन है, यानी जो क्राइटेरिया 1 है, उसके चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अर्थवॉर्म्स लिव इन मॉइस्ट सॉइल। जो अर्थवॉर्म है वो गीली मिट्टी में रहता है। तो जो अर्थवॉर्म है वो क्या है? बायोटिक है। और जो सॉइल है वो एबायोटिक है। तो अर्थवॉर्म को रहने के लिए गीली मिट्टी चाहिए। तो ये जो इंटरेक्शन है वो बायोटिक और एबायोटिक के बीच में हुआ कि नहीं? इसी तरह से मैनी माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द पॉन्ड। बहुत से माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि पॉन्ड में रहते हैं। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बायोटिक हैं, लिविंग हैं। और जो पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। वाटर एबायोटिक है। तो यहाँ भी बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन हुआ। मतलब आपको ये देख लेना है कि जो भी एग्जाम्पल या जो भी इवेंट आप देख रहे हो उसके अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है। जैसे माइक्रोब को रहने के लिए पॉन्ड चाहिए होगा। बहुत से माइक्रोब की बात हो रही है। ये बहुत से माइक्रोब्स ऐसे हैं जो पॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। पॉन्ड में क्या होता है? वाटर होता है। अ फिश लेज एग्स इन वाटर। अब जो मछली है वो पानी में अंडे देती है। तो फिश क्या हो गया? बायोटिक हो गया। और पानी जिसपे वो अंडे दे रही है वो एबायोटिक हो गया, नॉन लिविंग हो गया। अब सोचो अगर पानी ना हो तो मछली कहाँ अंडे दे? पेड़ पे जाके अंडे देगी क्या? यानी पानी की जरूरत है उसको, रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है वाटर। पानी होना ही पड़ेगा तभी मछली रहेगी। तो फिश और वाटर का जो इंटरेक्शन है वो बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन हो गया। क्राइटेरिया 2, इंटरेक्शन बिटवीन टू एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। तो क्राइटेरिया नंबर 2 के अंदर जो इंटरेक्शन हम देखेंगे वो 2 एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स के बीच में होगा। यानी जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो दोनों ही एबायोटिक है, दोनों ही नॉन लिविंग है।
द डे टेम्परेचर इज हायर ड्यू टू द ब्राइट सनलाइट। दिन का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? ब्राइट सनलाइट की वजह से, तेज धूप होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर हाई होता है। तो अब ये बताओ, ये जो टेम्परेचर है और सनलाइट है, ये दोनों ही तो एबायोटिक है, दोनों ही तो नॉन लिविंग है, और इनका इंटरेक्शन हो रहा है। यानी सनलाइट ब्राइट होगी तो टेम्परेचर हाई होगा, और अगर धीमी सनलाइट होगी, सनलाइट नहीं होगी तो टेम्परेचर कम होगा। तो यही तो इफेक्ट हो रहा है, यही तो इंटरेक्शन हो रहा है। यानी हम ये देखेंगे कौन सी दो चीज रिलेट कर रही हैं, कौन सी दो चीजें आपस में एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं, और वो चीजें हैं कैसी, बायोटिक हैं कि एबायोटिक है, तो वहां से हमको पता चल जाएगा। अब इसी तरह से आप बताओ, वाटर इज इवेपरेटिंग फास्ट ड्यू टू सनलाइट। अब जो वाटर है वो तेज भाप बन के उड़ रहा है सनलाइट की वजह से। तो यहां पर इंटरेक्शन कैसा है? वाटर और सनलाइट के बीच में। क्योंकि सनलाइट है तो वाटर का जो इवेपरेशन है वो फास्ट हो रहा है, तो वाटर भी एबायोटिक और सनलाइट भी एबायोटिक, तो एबायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन हो गया। एयर करंट इज ब्लोइंग स्लोली ऑन द वाटर सरफेस क्रिएटिंग जेंटल वेव्स। अब जो एयर करंट है यानी हवा जो चल रही है वो धीरे धीरे चल रही है वाटर की सरफेस पे, जिसकी वजह से एक जेंटल वेव बन रही है। यानी जब पानी के ऊपर से हवा चलती है तो ऐसे लहर टाइप की बनती है, या आपने देखा भी होगा रिवर में या पॉन्ड वगैरह पे, जब हवा चलती है तो एक लहर टाइप की उठती है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एयर की वजह से यानी हवा के चलने की वजह से वाटर पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कि वाटर के अंदर वेव फॉर्म हो रही है, लहर बन रही है। तो यहां पर एयर और वाटर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों ही नॉन लिविंग है। द सॉइल नियर द पॉन्ड इज मॉइस्ट। पॉन्ड के करीब जो सॉइल है वो मॉइस्ट होती है, गीली होती है। तो जो सॉइल है और पॉन्ड, इनके बीच का इंटरेक्शन हो रहा है कि अगर सॉइल के पास में पॉन्ड होगा तो वो मिट्टी कैसी हो जाएगी? गीली हो जाएगी। पॉन्ड बेसिकली आप वाटर भी समझ सकते हो, या पॉन्ड एज अ होल देखें तो ये भी एबायोटिक है, क्योंकि पॉन्ड में बेसिकली वाटर होता है, जो मेन कंपोनेंट है वो वाटर है, और वाटर एबायोटिक है, और सॉइल भी क्या है? एबायोटिक। तो एबायोटिक और एबायोटिक का रिलेशन हो गया। क्राइटेरिया नंबर 3 की बात करें, इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स। यानी यहाँ पर आपको जिनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है वो दोनों ही बायोटिक मिलेंगे, दोनों ही लिविंग मिलेंगे। जैसे अ फ्रॉग ईट्स इंसेक्ट, फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है, तो फ्रॉग और इंसेक्ट दोनों ही क्या है? बायोटिक है कि नहीं? अ वाटर स्नेक ईट्स फिश, जो वाटर स्नेक है वो फिश को खाता है, तो जो वाटर स्नेक है और जो फिश है वो दोनों ही बायोटिक है। तो बायोटिक और बायोटिक इंटरेक्शन हो गया। फ्रॉग एंड फिश में कंपीट फॉर स्मॉल इंसेक्ट्स लार्वा। अब फ्रॉग और फिश कंपीट कर सकते हैं जो छोटे इंसेक्ट के लार्वा होते हैं। तो फ्रॉग और फिश इनके बीच कंपटीशन हो रहा है कि अगर मान लो फिश स्मॉल इंसेक्ट को खा लेगी तो फ्रॉग को क्या मिलेगा, अगर फ्रॉग खा लेगा तो फिश को क्या मिलेगा, मछली ज़्यादा खा लेगी तो फ्रॉग को कम मिलेगा, फ्रॉग ज़्यादा खा लेगा तो मछली को कम मिलेगा। तो इनके बीच ये इंटरेक्शन हो रहा है। या फिर फिश और फ्रॉग का स्मॉल इंसेक्ट के बीच जो इंटरेक्शन है, तो फ्रॉग भी बायोटिक, फिश भी बायोटिक, जो इंसेक्ट है वो भी बायोटिक। तो फ्रॉग और फिश का इंटरेक्शन देख लो, या फिश और इंसेक्ट का देख लो, फ्रॉग और इंसेक्ट का देख लो, तो सब जगह बायोटिक ही वाला आपको दिख रहा है। अ फिश लेज एग इन वाटर नियर वेजिटेशन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर फिश और फ्रॉग्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे आपको ये फिश दिख रही है तो आप कहोगे फिश जो है वो बायोटिक है, वाटर एबायोटिक है, तो मतलब बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन हो गया। लेकिन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, यहां सिंपल ये बात नहीं हो रही कि फिश वाटर में एग देती है, तो उस केस में फिश और वाटर का इंटरेक्शन हो गया। यहां पर बताया जा रहा है कि वाटर में भी कहां देती है। फिश एग देती है वाटर में वेजिटेशन के करीब, यानी जैसे घास वगैरह या कोई प्लांट है उसके करीब देती है, ताकि उन एग को दूसरी फिश और फ्रॉग से बचाया जा सके। क्योंकि क्राइटेरिया नंबर 3 में हमने क्या देखा था, ये देखो, इसको ध्यान से समझो। हमने देखा था यहां पर जो इंटरेक्शन होगा वो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स के बीच में होगा। ये इन्फ्लुएंस कर सकता है रिसोर्स की अवेलेबिलिटी। तो यहां पर अगर न्यूट्रिशन को, रेस्पिरेशन को, रिप्रोडक्शन को इफेक्ट हो रहा है तो क्राइटेरिया नंबर 3 में आएगा। ध्यान रखना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। तो रेस्पिरेशन की यहां बात नहीं हो रही है, लेकिन न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन की यहां बात हो रही है। यानी यहां पर इस एग्जाम्पल में आपको मिलेगा, देखो फिश ने अंडे दिए तो ये रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया कि नहीं। और अंडे कहां दे रही है? वेजिटेशन के करीब, जहां प्लांट वगैरह है। तो एक तरह से वो जो वेजिटेशन है, वो जो प्लांट या ग्रास जो भी ग्रो हो रही है पानी के अंदर, वो मछली के अंडों को बचा रही है, यानी एक तरह से फिश के रिप्रोडक्शन में मदद कर रही है। अगर वो वेजिटेशन ना होता तो वाटर में तो वैसे भी उसको अंडे देने, बाहर तो जाके देगी नहीं, तो हो सकता है उन एग्स को फिश और फ्रॉग खा ले, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट ही ना हो पाए, नई मछली पैदा ही ना हो पाए। तो फिश के रिप्रोडक्शन को जो इफेक्ट कर रहा है वो क्या है? वेजिटेशन। तो फिश और वेजिटेशन जो भी पेड़ पौधे हैं वो दोनों ही क्या है? बायोटिक हैं। अब इसी तरह से अगर दूसरी फिश या फ्रॉग उन अंडों को खा लें तो उनके लिए न्यूट्रिशन हो गया। तो यहां पर दो तरीके के इंटरेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, एक फिश और वेजिटेशन के बीच में, और दूसरा एक फिश और दूसरी फिश या फ्रॉग के बीच में, कि उस फिश के एग सर्वाइव करेंगे कि नहीं, ये डिपेंड करेगा वेजिटेशन पे और दूसरी फिश और फ्रॉग पे। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर जो वाटर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है,
बल्कि वाटर में कहाँ पर एग दिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी 12.4 में आपने समझ लिया कि कितने तरीके के इंटरेक्शन होते हैं किसी भी हैबिटेट के अंदर। From this, you can infer that biotic components, that is plants, animals and microorganisms, and the abiotic components, that is air, water, soil, sunlight and temperature in a habitat interact with each other to form an ecosystem. तो यहाँ से आप इन्फर कर सकते हो, यह नतीजा निकाल सकते हो कि जो बायोटिक कॉम्पोनेंट है जिसके अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, और जो एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स है जिसके अंदर एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट और टेम्परेचर आ गए, किसी भी हैबिटेट के अंदर ये इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक और उनके आपस में जो इंटरेक्शन है उससे मिलके बना होता है। यानी कहीं पर भी किसी जगह पर आपको बायोटिक वाले कंपोनेंट मिल जाएं, एबायोटिक वाले मिल जाएं और उनका इंटरेक्शन हो रहा हो तो वो जगह पूरा एक इकोसिस्टम कहलाएगी। ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम इंटरैक्ट विद एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन इन एन इकोसिस्टम। अब जो ऑर्गेनिज्म है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर वो एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं फूड के लिए। जैसे मैंने आपको बताया प्लांट को फूड बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, तो एक तरह से जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्लांट वो एबायोटिक कंपोनेंट जो कि सनलाइट है उस पर डिपेंड कर रहा है फूड के लिए। शेल्टर के लिए जैसे ज़मीन के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो जो सॉइल है वो एबायोटिक है और वो शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पर रह रहे हैं। इसी तरह से प्रोटेक्शन के लिए भी कि कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए ज़मीन के अंदर चले जाते हैं सॉइल के अंदर। Different communities of living organism interact with abiotic components in an ecosystem. अब अलग अलग जो कम्युनिटीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो इंटरैक्ट करती है एबायोटिक कंपोनेंट से इकोसिस्टम के अंदर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इन नेचर। अब दो मेन तरीके के इकोसिस्टम हमको नेचर में देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसके अंदर पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक आ गए, और दूसरा हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसके अंदर फॉरेस्ट, फार्म्स, यहाँ तक कि कोई बड़ा सा ट्री हो गया जैसे बनियान हो गया, मैंगो हो गया, पिलखन हो गया। तो जो पानी वाला इकोसिस्टम है उसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहेंगे। पानी कहाँ होता है, जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर हो गए, लेक हो गया, ये पानी वाली जगह होती है कि नहीं, तो ये भी इकोसिस्टम होता है भाई। पानी के अंदर जैसे आपने पॉन्ड की बात कर लें तो पॉन्ड के अंदर वाटर है जो कि नॉन लिविंग है, उस वाटर के अंदर फिश है जो कि लिविंग है। फिश को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, तो बायोटिक एबायोटिक उनका इंटरेक्शन बन गया इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम में बस यही हम देखते हैं कि वहाँ पर बायोटिक हो, एबायोटिक हो और उनका इंटरेक्शन हो रहा हो तो वो चीज़ इकोसिस्टम कहलाएगी। अब वो इकोसिस्टम अगर वाटर के अंदर है जैसे कि पॉन्ड, रिवर, लेक, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। वो ज़मीन पे है, लैंड वाले एरिया पे है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, जैसे फॉरेस्ट हो गया, फार्म यानी खेत हो गया। अब इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, जैसे एक बड़ा सा बनियान ट्री हो गया, मैंगो हो गया, पिलकन हो गया। हैंस इकोसिस्टम कैन बी लार्ज और स्मॉल। तो इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे जो पॉन्ड्स हैं वो छोटे होते हैं, रिवर्स बड़ी होती हैं, लेक्स बड़े होते हैं, फॉरेस्ट बड़ा होता है, वहीं एक ट्री की बात कर ले तो वो छोटा होता है। कैन यू फाइंड ओवरलैपिंग इकोसिस्टम्स इन फिगर 12.6? क्या आपको 12.6 वाली फिगर के अंदर ओवरलैपिंग इकोसिस्टम दिख रहा है? तो ये साइड में जो फिगर है आप देख सकते हो 12.6 ओवरलैप ऑफ टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पर इस फिगर के अंदर देखो आपको कौन सा इकोसिस्टम दिख रहा है, तो आप कहोगे वाटर है मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम है। यहाँ पर लैंड वाला पार्ट है, टेरेस्ट्रियल हो गया। फिर इधर आपको माउंटेन वाला रीजन दिख रहा है तो ये भी एक इकोसिस्टम है। यहाँ पर खेत दिख रहा है तो फार्म वाला इकोसिस्टम है। तो कई सारे इकोसिस्टम हमको इसी इमेज के अंदर, इसी फोटो के अंदर दिख रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ इकोसिस्टम। यानी सिर्फ पानी वाला या सिर्फ लैंड वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। फिगर 12.6 शोज एन ओवरलैप ऑफ डिफरेंट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इस फिगर के अंदर कई सारे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम ओवरलैप करते हुए हमको दिख रहे हैं। इन दिस फिगर यू कैन सी ए स्मॉल रिवर। तो यहाँ एक छोटी सी रिवर आपको दिख जाएगी, और रिवर क्या है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। साथ ही में आपको माउंटेन्स दिख जाएंगे, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, फार्म लैंड, खेत भी दिख रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है। फार्म लैंड इज अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। अब जो फार्म लैंड है, जो खेत है, वो खेत तो अपने आप तो निकल नहीं आता भाई, खेती की जाती है ना, वहाँ पर प्लांट को ग्रो कराया जाता है। तो ऐसे इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। इंसानों ने उसको बनाया है, अपने से नहीं था वो। दीज इकोसिस्टम्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एट एनी गिवन पॉइंट। अब ये जो इकोसिस्टम्स है वो इंटरैक्ट करें एक दूसरे से किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब जैसे इस गाय ने यहाँ पर आके पानी पी लिया तो ये तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट थी, लेकिन ये जो पानी इसने पिया क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से कोई ऑर्गेनिज्म, कोई इंसेक्ट जो वाटर के अंदर रहता है, वो बाहर निकल के यहाँ से कोई फूड ले लिया तो
तो ये भी एक तरह का इंटरेक्शन हो गया एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में। इन एक्टिविटी 12.4 वी हैव सीन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन इन एन इकोसिस्टम। तो एक्टिविटी 12.4 के अंदर हमने ये देखा है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये एसेंशियल है, ज़रूरी है प्लांट्स में फूड प्रोड्यूस करने के लिए। प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की ज़रूरत होती है। सॉइल प्रोवाइड्स मीडियम एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। अब इसी तरह से जो सॉइल है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है? मीडियम, यानी प्लांट ग्रो होगा तो कहाँ ग्रो होगा? सॉइल में, और साथ ही में उसी सॉइल से इनको न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं। फिर जो एयर है वो प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स और एनिमल्स में। इसी तरह से जो वाटर है वो ज़रूरी है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। दिस शोज हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट पे किसी भी इकोसिस्टम के। जस्ट एज बायोटिक कॉम्पोनेंट्स डिपेंड ऑन एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, एबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन बायोटिक कॉम्पोनेंट। अब ये तो हमने देख लिया कि जो बायोटिक कॉम्पोनेंट है वो एबायोटिक कॉम्पोनेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे प्लांट को सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एयर, सॉइल, इन सब की जरूरत है जो कि नॉन लिविंग चीजें हैं। इसी तरह से एबायोटिक को भी बायोटिक की जरूरत पड़ती है। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस प्रोसेस में प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो प्लांट अगर ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो उस जगह जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। रूट्स होल्ड सॉइल इन प्लेस एंड प्रिवेंट इरोजन। इसी तरह जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो सॉइल को होल्ड करे होती हैं, पकड़े होती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। जैसे कोई रिवर है, उसके अगर किनारे पे ट्रीज नहीं होंगे तो वो आसपास की मिट्टी को काटते हुए रिवर अपने साथ बहा ले जाएगी। लेकिन अगर रिवर्स के किनारे ट्रीज लगे हों तो वो ट्री की जो रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़े होती है, मूव नहीं करने देती। तो इस तरह से सॉइल का प्रोटेक्शन होती है, सॉइल इरोड नहीं होने पाती। किसकी वजह से? एक बायोटिक कॉम्पोनेंट की वजह से, जो कि ट्री या प्लांट है। एंड प्लांट्स रिटेन सॉइल मॉइस्चर एंड हेल्प कूल द एटमॉस्फेयर। इसी तरह से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो एबायोटिक कॉम्पोनेंट है। तो प्लांट क्या करते हैं? सॉइल के अंदर मॉइस्चर को बनाए रखते हैं, और अगर मिट्टी गीली रहेगी तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा रहेगा। विलेज एरिया के अंदर क्या होता है, जैसे गर्मी के दिन में शाम को पानी डाल देते हैं ताकि ज़मीन ठंडी हो जाए और आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कूल हो जाए। यू कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी एनी इकोसिस्टम इन योर सराउंडिंग्स एंड ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो किसी भी इकोसिस्टम को जो कि आपके सराउंडिंग में हो, और वहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक या आपस में इनका जो इंटरेक्शन है उसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। वाइल स्टडिंग बायोटिक इंटरेक्शन नोटिस हाउ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। अच्छा, जब बायोटिक इंटरेक्शन को आप स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम ये भी नोटिस करो कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। अच्छा, इस साइड में एक फिगर बनी, उसको देखते हैं 12.7 इंडिविजुअल टू इकोसिस्टम। तो जो पहली इमेज है वो इंडिविजुअल की है, मतलब यहाँ पर आपको एक तो रैबिट दिख रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल, एक अकेला रैबिट है। लेकिन यही जो रैबिट है ये ढेर सारे हो जाए, जैसे कि यहाँ सेकेंड इमेज में देख सकते हो 3 ठो रैबिट है, तो ये रैबिट की पॉपुलेशन कहलाएगी। तो कई सारे इंडिविजुअल मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, और कई तरीके के ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो मिलके कम्युनिटी बनाती है। तो इस कम्युनिटी वाली इमेज में आप देख सकते हो सिर्फ रैबिट ही नहीं है, बल्कि रैबिट तो है, साथ में डियर भी है, और ये आई थिंक क्या है, फॉक्स है, बर्ड भी है, ट्री भी है। तो कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, यानी कई तरीके के ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन आपको दिख रही होगी। अब जो कम्युनिटी है और साथ ही में जो एबायोटिक कॉम्पोनेंट है उसको भी अगर हम मिला लें और इनका जो इंटरेक्शन है वो भी हो रहा हो तो ये बनाता है एक इकोसिस्टम। तो लास्ट वाली इमेज आपको इकोसिस्टम की दिखा रही है, जहां पर लिविंग वाले तो है ही, बायोटिक वाले तो है ही, वाटर भी आपको दिख रहा है जो कि एबायोटिक है, सनलाइट आपको दिख रही है, एबायोटिक है। तो इस इमेज के अंदर आपको बायोटिक भी दिख रहा है, एबायोटिक भी दिख रहा है, और इंटरेक्शन भी हो रहा है। जैसे सनलाइट इनके ऊपर पड़ रही है, ये जो डियर है ये देखो पानी पी रहा है, तो इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आप इमेज को देख के पहचान सकते हो कि किसकी इमेज है, इंडिविजुअल की है, पॉपुलेशन की है, कम्युनिटी की है, कि इकोसिस्टम की है। एक्टिविटी 12.5 लेट अस क्लासीफाई। चलिए क्लासीफाई करते हैं। ऑब्जर्व फिगर 12.1b विच इलस्ट्रेट्स अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब 12.1 वाली जो फिगर है जो कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को शो कर रही है उसको आप ऑब्जर्व करो। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड स्पॉट द ऑर्गेनिजम्स लिस्टेड इन टेबल 12.4। तो उस फिगर के अंदर आप ऑर्गेनिजम्स को पहचानो। तो ऑर्गेनिजम्स का नाम आपको टेबल में दिया हुआ है, तो ये देख सकते हो ये कुछ नाम दिए हैं, उसको आप पहचानो। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये डियर हो गया,
ये बंगाल फॉक्स हो गई, ये शिकरा बर्ड है और ये वल्चर है। इसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी दिख रही है तो वल्चर की जैसे होती है। ये स्क्वायरल है, ये माउस है, ये मशरूम आपको दिख रहा है और ये ट्री बना हुआ है। बाकी हॉर्स तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। रैबिट ज़रूर दिख रहा है हमको। अब इंटरनेट का या फिर स्कूल लाइब्रेरी का यूज़ करके आप पता लगाओ कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या खाते हैं। जो आपको पता चले उसको आप रिकॉर्ड करो टेबल 12.4 के अंदर। बाय आइडेंटिफाइंग वेदर ईच ऑर्गेनिज्म फीड्स ओनली ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट ओनली ऑन एनिमल्स और बोथ। तो जो ऑर्गेनिजम्स आपको दिए हैं वो क्या सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं या फिर सिर्फ एनिमल खाते हैं या दोनों ही खाते हैं, ये आपको बताना है। तो टेबल 12.4 ईटिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो पहले कॉलम में आपको ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है, फिर दूसरे में दिया है परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, क्या ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। थर्ड वाले कॉलम में फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाता है, क्या खाता है वो आपको बताना है। फिर आपको ये बताना है कि क्या फीड ऑन एनिमल, क्या वो एनिमल भी खाता है। फीड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड और एनिमल्स, क्या वो दोनों ही खाता है। तो जैसे आपको ये डियर का दिया हुआ है कि डियर फोटोसिंथेसिस करता है, नहीं करता। क्या वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो हाँ ग्रास खाता है और प्लांट की जो लीव्स है वो खाता है। एनिमल्स नहीं खाता, ओनली ऑन प्लांट्स यानी सिर्फ प्लांट्स खाता है। अब इसी तरह आप हॉर्स का बताओ, तो हॉर्स भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता। हॉर्स क्या खाता है, ग्रास खाता है, ग्रेन्स खाता है, एनिमल को तो नहीं खाता। तो ये भी क्या होगा, ओनली ऑन प्लांट्स। अब अगर वल्चर की बात कर लें तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाती। फीड ऑन एनिमल, हाँ एनिमल खाती है, वो भी कौन सा, डेड एनिमल्स। तो सिर्फ ये एनिमल्स को खा रही है ना, तो हम लिखेंगे ओनली ऑन एनिमल्स। बंगाल फॉक्स ये भी फोटोसिंथेसिस तो नहीं करती। क्या प्लांट्स खाती है, यस, जो फ्रूट्स हैं उनको ही खाती है। क्या ये एनिमल खाती है, द आंसर इज यस, जो स्मॉल एनिमल्स हो गए या जो इंसेक्ट्स है उसको ही खाती है। तो प्लांट भी खा रही है, एनिमल भी खा रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर बर्ड की बात कर लें, कौन सी बर्ड, शिकरा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती। प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट ये नहीं खाती। एनिमल्स पे हाँ, ये एनिमल से फीड करती है। एनिमल्स में जैसे ये इंसेक्ट हो गया या जो स्मॉल बर्ड्स हैं उनको ही खा लेती है। तो सिर्फ एनिमल खाती है ना, तो लिख देना ओनली ऑन एनिमल्स। स्क्वायरल की बात कर लें तो स्क्वायरल भी फोटोसिंथेसिस नहीं करती। ये प्लांट वाली चीज़ें खाती है, जैसा कि नट्स हो गया, फ्रूट्स, सीड्स और भी चीज़ें ये खाती है। एनिमल्स को खाती है, हाँ बिल्कुल, ये इंसेक्ट्स को खाती है। तो प्लांट एनिमल दोनों खा रही है, तो लिख देना बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर माउस की बात कर लें तो चूहा भी कोई फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं। ये ग्रेन्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, एनिमल में ये इंसेक्ट भी खाता है, तो दोनों खाता है ना ये, तो लिख देना बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मशरूम की बात कर लें तो मशरूम फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अब देखो जो मशरूम्स है ना वो प्लांट्स या एनिमल्स को खाते नहीं है, उसको प्रॉपर फीड नहीं करते, बल्कि कोई प्लांट या एनिमल डेड कर गया तो उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्लांट खाता है या एनिमल खाता है, तो इसमें होगा नो। तो दोनों में ही नो है, तो लास्ट वाला भी नो आएगा, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल खाते नहीं है। बस जब प्लांट एनिमल डेड कर जाता है तो उससे न्यूट्रिएंट ले लेते हैं और उससे ये जिंदा रहते हैं, वही इनका फूड है। अब ट्री की बात कर ले तो ट्री हाँ फोटोसिंथेसिस करता है। ट्री भी प्लांट को नहीं खाता, एनिमल को नहीं खाता, क्योंकि ट्री अपना खाना खुद से बना रहा है। क्या प्लांट और एनिमल दोनों को फीड करता है, द आंसर इज नो, किसी को फीड नहीं करता। अब प्लांट्स को अपना खाना कैसे मिलता है, जैसा कि आप खुद ही जानते होंगे कि जो प्लांट है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स। अब क्योंकि जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और सिर्फ अपने लिए ही खाना नहीं बनाते, बल्कि प्लांट से हमको भी तो फूड मिलता है, एनिमल्स को भी फूड मिलता है, तो खुद के लिए बनाते हैं और उसका यूज़ दूसरे लोग भी कर लेते हैं, तो ये प्रोड्यूसर हो गए। और प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है फूड, मतलब जो अपने से अपना खाना बना ले वो ऑटोट्रॉफ्स। Organisms that cannot produce their own food and depend on other organisms for their food are called consumers और heterotrophs। अब वो organisms जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते बल्कि दूसरे organism पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। यानी ये कंज्यूम करने वाला, ये प्रोड्यूस करने वाले नहीं, ये बना नहीं रहे बल्कि कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। या इसी को हम हेट्रोट्रॉफ्स ही कहते हैं। हेट्रो मतलब होता है अदर, ट्रॉप का मतलब फूड, मतलब जो दूसरों से खाना लेते हैं या दूसरे को एज अ फूड यूज करते हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स हो गए। लिस्ट द हेट्रोट्रॉप्स फ्रॉम टेबल 12.4। तो 12.4 में जो हेट्रोट्रॉप्स हैं उसको आप लिस्ट करो, लेकिन पहले ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फिर करते हैं।
ऑर्गेनिजम्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स सच एज डियर एंड हेयर। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम हार्बीवोर्स कहते हैं, जैसे कि डियर हो गया, हेयर हो गया। दोज दैट ईट ओनली एनिमल्स आर कार्निवोर्स सच एज लेपर्ड। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उसको हम कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे कि लेपर्ड हो गया। ऑर्गेनिजम्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। और वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, जैसे कि क्रोज हो गया, फॉक्सेस हो गया, माइस हो गया, इनको ओमनीवोर्स कहा जाता है। तो हेटेरोट्रॉप्स कौन कौन हो गए? डियर हो गया, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, प्लांट से लेता है। हॉर्स भी नहीं बनाता अपना खाना। वल्चर, बंगाल फॉक्स, बर्ड, स्क्वायरल, माउस। मशरूम भी अपना खाना खुद नहीं बनाता, बल्कि डेड प्लांट्स और एनिमल से न्यूट्रिएंट लेता है, तो भी दूसरे पे डिपेंड हुआ ना, तो ये भी हेटेरोट्रॉप हो जाएगा। ट्री हेटेरोट्रॉप नहीं है, क्योंकि अपना खाना खुद से बनाता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया है, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।